मैं प्रकाश चंद्र चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी, 12 पत्थर, सिवनी, जिला सिवनी से। आज हम पद्य साहित्य का इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तर हैं उनको पढ़ेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये अत्यंत उपयोगी है और कक्षा 9वीं से 12वीं के पाठ्यक्रम में पद्य साहित्य का इतिहास पाठ्यक्रम में शामिल है। तो इससे जो जुड़े हुए प्रश्नोत्तर हैं वो आपको इस पूरे वीडियोस में बताए जाएंगे। यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण है कि 25 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 नंबर के और 11 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के। इस तरह से अगर हम देखें तो लगभग 47 नंबर के प्रश्नोत्तर आपका इसमें कंप्लीट हो रहे हैं। तो ये इस चैप्टर में आप देखेंगे कि क्या प्रश्न हैं छोटे छोटे और उनके उत्तर क्या हैं। प्रश्न नंबर 1, पद्य साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? उत्तर 4 भागों में बांटा गया है। पद्य साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया। दूसरा है, पद्य साहित्य के 4 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला है आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। ये 4 काल हैं जिनको पद्य साहित्य के इतिहास को बांटा गया है। तीसरा प्रश्न बनता है, आदिकाल को और किन नामों से जानते हैं? उत्तर है, आदिकाल को हम और जो नाम से जानते हैं उसमें वीरगाथा काल है, चारण काल, बीज बपन काल, राशो काल, ये अन्य नाम से जानते हैं। परीक्षा में कई बार आदिकाल के स्थान पर ये दे देता है कि वीरगाथा काल के नाम से प्रश्नोत्तर हो जाते हैं। तब ऐसी स्थिति में अगर हमको नहीं पता तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। चौथा प्रश्न है, आदिकाल कब से कब तक का माना गया है? तो आदिकाल अगर हम सन में देखें तो सन 993 से लेकर 1318 के बीच में माना गया है। और संवत देखें तो संवत 1050 से लेकर 1375 तक का माना गया है। सन और संवत में 57 वर्ष का अंतर है। अर्थात अगर हम सन में 57 वर्ष जोड़ दें तो वो संवत बन जाता है, और अगर संवत दिया है उसमें 57 वर्ष घटा देते हैं तो वो सन बन जाते हैं। और सन जो है वो ईस्वी सन है जो ईसा मसीह के समय से आरंभ हुए, और संवत की अगर हम बात करें तो ये विक्रम संवत है जो विक्रमादित्य के समय से चालू हुए हैं। तो यहाँ पर ये है कि कहीं सन और संवत में आप कंफ्यूज ना हो। अगर सन दिया है तो सन और संवत दिया तो संवत लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 5वां है, भक्ति काल कब से कब तक का माना जाता है? तो भक्ति काल सन 1318 से 1643 तक का माना गया है। अगर संवत की बात करें तो 1375 से लेकर 1700 तक का ये भक्ति काल माना गया है। प्रश्न नंबर 6 है, रीति काल कब से कब तक का माना गया है? उत्तर है सन 1643 से 1843 तक। संवत 1700 से लेकर 1900 तक का जो समय है वो रीति काल माना गया है। प्रश्न नंबर 7 है, आधुनिक काल कब से कब तक का माना गया है? उत्तर है सन 1643 से वर्तमान तक, यहाँ पर है 1843 से वर्तमान तक के ये जो समय माना गया है, यहाँ 1643 लिखा गया है, उसको 1843 मान लेना। और संवत अगर देखें तो 1900 से लेकर वर्तमान समय तक का। अगला प्रश्न है, रीति काल को और हम किन किन नामों से जानते हैं? तो रीति काल को हम और जो अन्य नाम से जानते हैं वो कला काल, श्रृंगार काल, अलंकृत काल या उत्तर मध्य काल, इन नामों से भी हम रीति काल को जानते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, आदिकाल को हम और किन किन नामों से जानते हैं? तो आदिकाल को वीरगाथा काल, चारण काल, बीज बपन काल, राशो काल, इन नामों से हम जानते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? आधुनिक काल को मूल रूप से 6 भागों में बांटा गया है। और पहला है भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा छायावाद, चौथा प्रगतिवाद, 5वां प्रयोगवाद और 6वां नई कविता। यहाँ एक रहस्यवाद और है जो छायावाद के साथ ही साथ चलता है। तो छायावाद और रहस्यवाद हम दोनों उसको बोल सकते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 11, आधुनिक काल के 6 भागों की समयावधि लिखिए। तो आधुनिक काल के जो 6 भाग हैं उनकी समयावधि है। तो आधुनिक काल के जो 6 भागों में बांटा गया उसमें भारतेंदु युग जो है सन 1843 से 1900 तक के, द्विवेदी युग उसके बाद आता है 1900 से 1920 तक, छायावाद है 1920 से 1936 तक, प्रगतिवाद है 1936 से 1943 तक,
प्रयोगवाद है 1943 से 1950 तक, और नई कविता का जो दौर है वो सन 1950 से लेकर वर्तमान तक का जो समय है वो नई कविता के रूप में माना गया है। प्रश्न नंबर 12 है, हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार किस युग को कहा गया है? तो हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार भारतेंदु युग को कहा गया है, अर्थात भारतेंदु युग के समय से हिंदी साहित्य का विकास कार्यक्रम शुरू माना जाता है। प्रश्न नंबर 13 है, हिंदी साहित्य में आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहते हैं? अब ये प्रश्न उठता है कि आदिकाल को हम वीरगाथा काल क्यों कहते हैं? तो उत्तर है, इस काल में राजाश्रित चारण कवियों द्वारा वीरों की गाथाओं का वीर रस में वर्णन किए थे, वीर रस में रचनाएं लिखी थी, इसलिए इस काल को वीरगाथा काल अर्थात वीरों की गाथाओं को इस काल में ज़्यादातर चारण कवियों द्वारा गाया गया था, इसलिए इस काल को वीरगाथा काल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14 है, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आ चुका है ये कि हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहते हैं? तो हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल भक्ति काल को माना गया है, तो भक्ति काल को माना गया है। आगे हम प्रश्न देखेंगे, भक्ति काल को स्वर्णकाल क्यों कहते हैं? उत्तर है, भक्ति काल में लोक मंगल की कामना से भक्ति रस प्रधान स्वर्णिम साहित्य का निर्माण हुआ, अर्थात इस काल के जो प्रमुख कवि थे तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, मीराबाई, और इनकी जो रचनाएं थी वो स्वर्णिम रचनाएं थी, इसलिए इस काल को स्वर्णकाल कहते हैं। अर्थात साहित्य का जितना उत्कृष्ट नमूना इस काल में हमको देखने को मिलता है वो किसी अन्य काल में देखने को नहीं मिलता, इसलिए इस काल को स्वर्णकाल भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, रीतिकाल को कलाकाल क्यों कहते हैं? उत्तर है, रीतिकाल में कला पक्ष प्रधान रचनाएं लिखने के कारण इसे कलाकाल कहा गया, अर्थात कला पक्ष प्रधान मतलब रस, छंद, अलंकारों का इस रूप में बहुत प्रयोग हुआ था, और जो ये कला पक्ष इसमें प्रधान था, इसलिए इस काल को कला काल भी कहते हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं श्रृंगार काल? तो उत्तर है, रीतिकाल में श्रृंगार रस प्रधान रचनाएं लिखी गई, और इस कारण से इस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है। और श्रृंगार रस में भी संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों श्रृंगारों पर का बहुत सुंदर वर्णन रीतिकाल में किया गया है, इसलिए इस काल को श्रृंगार काल कहते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, आधुनिक काल को और किन नामों से जानते हैं? तो आधुनिक काल को हम वर्तमान काल के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि वर्तमान में जो काल चल रहा है वो आधुनिक काल चल रहा है, इसलिए इसको या तो आधुनिक काल भी कह सकते हैं और वर्तमान काल भी कह सकते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 19 है, आदिकाल के प्रमुख रचनाकारों के नाम एवं उनकी रचनाएं लिखिए। तो आदिकाल जो सबसे पहला काल था, उनके प्रमुख रचनाकार थे जगनिक, जिनकी रचना है परमाल रासो, दलपति विजय, जिनकी रचना है खुमान रासो, चंदबरदाई, जिनकी रचना है पृथ्वीराज रासो, नल्ल सेन, जिनकी रचना है विजयपाल रासो, नरपति नाल, इनकी रचना है बीशलदेव रासो, और अमीर खुसरो, ये अमीर खुसरो भी उसी आदिकाल के कवि माने जाते हैं। इनके पहेलियाँ और दोहें बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। प्रश्न नंबर 20 है, भक्ति काल में भक्ति की कितनी धाराएं प्रवाहित हुई? तो भक्ति काल में भक्ति की 2 धाराएं प्रवाहित हुई। कौन कौन सी 2 धाराएं थी वो? एक सगुण भक्ति धारा और एक निर्गुण भक्ति धारा। कई बार एक 4 नंबर के प्रश्न में आता है कि भक्ति काल की 2 धाराएं जो प्रवाहित हुई उनका प्रवाह चित्र बनाइए। तो कई बार चित्र बनाने को आता, तो उसमें आसानी से यदि आपको पता है तो बता सकते हैं। तो 2 धाराएं प्रभावित हुई थी, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा अर्थात जिसमें ईश्वर के साकार रूप को माना गया है, और निर्गुण भक्ति धारा जिसमें ईश्वर के निराकार रूप को माना गया है। प्रश्न नंबर 21 है, सगुण भक्ति धारा की 2 शाखाएं कौन कौन सी है? तो सगुण भक्ति धारा की भी 2 शाखाएं हुई थी, एक राम भक्ति शाखा और एक कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा जिसमें राम को आदर्श मानकर उन संबंध में रचना लिखी गई, और कृष्ण भक्ति शाखा में कृष्ण को आधार बनाकर रचनाएं लिखी गई, इसलिए यहाँ पर सगुण भक्ति धारा की 2 धारा प्रभावित हुई। इसी तरह निर्गुण भक्ति धारा की भी 2 शाखाएं प्रवाहित हुई थी, और वो जो 2 शाखाएं थी, एक प्रेम मार्गी शाखा और दूसरा ज्ञान मार्गी शाखा। अगला देखेंगे, सगुण भक्ति धारा की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं बतलाइए। तो प्रमुख कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास, जिनकी प्रमुख रचना है रामचरितमानस और रामानंद जी।
तो ये मतलब राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने गए हैं। प्रश्न नंबर 24 है, सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं बताइए। तो प्रमुख कवि जो हैं सूरदास जी, जिनकी प्रमुख रचना है सूरसागर, और मीराबाई, जिनकी प्रमुख रचना है नरसिंह जी का मायरा। प्रश्न नंबर 25 है, निर्गुण भक्ति शाखा की प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचना बताइए। अब निर्गुण भक्ति धारा की भी 2 शाखाएं थी, उसमें प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, जिनकी प्रमुख रचना है पद्मावत। आगे देखेंगे हम 26 में, निर्गुण भक्ति शाखा की ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं बताइए। तो कबीरदास जी, जिनकी प्रमुख रचना है और एकमात्र रचना मानी जाती है बीजक, जिसके 3 भाग हैं, शाखी, शबद और रमैनी। तो ये कबीरदास जी की प्रमुख रचना है। और रैदास जी, ये भी निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 27, सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचना बताइए। तो सूरदास जी सूरसागर और मीराबाई नरसिंह जी का मायरा। प्रश्न नंबर 28, निर्गुण भक्ति शाखा में प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचना बताइए। तो मलिक मोहम्मद जायसी, जिनकी प्रमुख रचना है पद्मावत। वीर गाथा काल में कवि किस आश्रय में रहते थे? किस आश्रय मतलब राजा के आश्रय में रहते थे कि राजा के आश्रय में नहीं रहते थे? तो वीर गाथा काल में जो कवि हुआ करते थे वो राजाश्रय में रहते थे। यहाँ पर ये 4 काल हैं, वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। इसमें वीर गाथा काल में तो कवि राजाश्रय में रहते थे, भक्ति काल में राजाश्रय में नहीं रहे, फिर रीति काल में फिर रहने लगे, और वर्तमान काल में चूँकि राजा ही नहीं है तो राजाश्रय में रहने का सवाल ही नहीं उठता। तो इस तरह से एक काल में रहते थे, दूसरे में नहीं रहते, तीसरे में फिर रहते थे, चौथे में नहीं रहते। प्रश्न नंबर 30 है, भारतेंदु युग के कवियों की वाणी में कौन सा स्वर मुखरित था? तो भारतेंदु युग के जो कवि थे उस वक्त में राष्ट्रीयता का स्वर मुखरित था, क्योंकि इस वक्त में देश की स्वतंत्रता के संबंध में आंदोलन चल रहे थे। तो उस वक्त में जो राष्ट्रीयता का स्वर वो मुखरित था। प्रश्न नंबर 31 है, वीर गाथा काल का प्रमुख अलंकार कौन सा है? तो वीर गाथा काल का प्रमुख अलंकार अतिशयोक्ति अलंकार, अर्थात वीर गाथा काल में जो चारण कवि रहे हैं उन्होंने अपने अपने राजाओं की, चूँकि वो राजाश्रय में रहते थे, तो अपने अपने राजाओं की वीरता का अतिशयोक्ति के साथ वर्णन किया है। और अतिशयोक्ति अलंकार अपने राजा की मतलब आवश्यकता से अधिक उनकी वीरता की बड़ाई की है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर 32 है, किस काल में शोषक के प्रति घृणा और शोषित के प्रति करुणा का भाव है? तो प्रगतिवाद एक ऐसा है जहाँ पर शोषक जो है, जो शोषक वर्ग था, पूंजीपति वर्ग था, उसके प्रति कवियों के मन में घृणा थी, और शोषित जिनका शोषण किया गया था उनके प्रति करुणा का भाव था। अगला है, छायावाद के आधार स्तंभ 4 कवियों के नाम लिखिए। महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से और कई बार परीक्षाओं में आता भी है। और छायावाद के समय तो छायावाद के 4 आधार स्तंभ माने जाते हैं। पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा सुमित्रानंदन पंत, तीसरा महादेवी वर्मा और चौथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ये 4 कवि जो हैं ये प्रमुख कवि है छायावाद के। आगे है, भूषण किस काल के कवि है और इन्होंने किस रस में रचनाएं लिखी? कई बार 1-1 नंबर के प्रश्न में ये कई बार प्रश्न आता है। भूषण और केशवदास जी के संबंध में ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भूषण की अगर हम बात करें तो भूषण रीतिकालीन कवि है, और रीतिकाल में जब सारे कवि श्रृंगार की रचनाएं लिख रहे थे तब भूषण जी की जो रचनाएं थी वो वीर रस प्रधान रचनाएं थी, तो वीर रस की रचनाएं लिखी। इसलिए भूषण काल जी जो रीतिकालीन कवि थे, लेकिन इन्होंने वीर रस की रचनाएं लिखी जो वीर गाथा काल में लिखी जाती थी, तो इसलिए ये अन्य कवियों से थोड़ा सा हटकर हैं और प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 35 है, किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं? कई बार परीक्षा में ये प्रश्न आया है। तो केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, और इनके कठिन काव्य का प्रेत कहने का मूल कारण है कि इनकी जो भाषा थी वो संस्कृत निष्ठ भाषा, अर्थात संस्कृत की शब्दावली का ज़्यादा प्रयोग किया गया था, तथा जिनके अर्थ बड़े गूढ़ होते थे, जिनको समझना कठिन था। अगर इसकी तो इस कारण से केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया। अगला प्रश्न है, महाप्राण के नाम से कौन से कवि विख्यात हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को
महाप्राण के नाम से भी जानते हैं। तो ये और महाप्राण के नाम से ही विख्यात है। अगला है पृथ्वीराज रासो खंड काव्य है या प्रबंध काव्य? तो पृथ्वीराज रासो जो है वो प्रबंध काव्य है। अब यहाँ पर खंड काव्य अर्थात जो जिसका आकार छोटा होता, प्रबंध काव्य जिसका आकार बड़ा होता है। ये खंड काव्य और प्रबंध काव्य के संबंध में जब हम अंतर पढ़ेंगे तो उसमें समझ लेंगे। आगे है प्रश्न नंबर 38, किस कवित्री को आधुनिक युग की मीरा कहा गया है? 1 नंबर के प्रश्न में कई बार ये आया है। तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा गया, अर्थात मीरा ने जो श्रृंगार वियोग श्रृंगार की जितनी अच्छी रचनाएं लिखी हैं, आधुनिक युग में महादेवी वर्मा ने भी वैसे ही इस श्रृंगार पर रचना लिखी है, वियोग पर, और इनका इसलिए इनको आधुनिक युग की मीरा के रूप में भी कहा जाता है। इनकी रचनाओं में जो दर्द है, जो पीड़ा है, वो महादेवी मतलब वो मीराबाई के जैसी ही प्रतीत होती है, इसलिए इनको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। अगला है वीर गाथा काल में कौन सी भाषा थी? तो वीर गाथा काल की प्रमुख भाषा डिंगल बिंगल भाषा रही है, अर्थात मिक्स भाषा का प्रयोग ज़्यादातर किया गया है। कबीरदास जी को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा है? कबीरदास जी को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा है? तो भाषा का डिक्टेटर हजारे प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, और ये इसलिए कहा है क्योंकि भाषा का जैसा प्रयोग कबीरदास जी ने अपनी रचनाओं में किया है, किसी अन्य कवि ने नहीं किया। यहाँ पर ना तो व्याकरण सम्मत भाषा थी और ना ही थी। अब भाषा का अपने इस रूप में इन्होंने प्रयोग किया है। तो ये प्रमुख रूप से 40 प्रश्न हैं। प्रश्नों की संख्या और हो सकती है, लेकिन चूँकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा इसलिए इसको यहाँ विराम देते हैं, और अगले और प्रश्नोत्तर के लिए आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। तो आशा है कि आपको ये प्रश्नोत्तर परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होंगे और आपको अच्छे लगे होंगे, और यदि अच्छे लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब इसलिए करिएगा कि अब प्रश्नोत्तर का दौर शुरू है। अब इसके बाद पाठों के प्रश्नोत्तर, एक एक पाठ के प्रश्नोत्तर एक एक वीडियोस में आते जाएंगे, और वो छोटे छोटे वीडियोस में होंगे ताकि आपको सहजता से समझ में आ जाए। तो अपने मित्रों को भी इसे सेंड करिएगा और लाइक करिएगा। धन्यवाद।